आज हम डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पढ़ेंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। तो इससे पहले हम एक चित्र देख लेते हैं। यदि किसी गैसीय मिश्रण में कई घटक हैं, चाहे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मिश्रण हो सकता है वह कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मिश्रण हो, यानी एक पात्र में गैसों का अलग अलग गैसों को भर करके रखना है। उसी को कहा जा रहा है कि एक पात्र में अलग अलग गैस हैं और उनका मिला हुआ रूप है, इसलिए उसको मिश्रण बोला जा रहा है। यानी कि एक पात्र है जिसमें नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन अलग घटक है और ऑक्सीजन अलग घटक का है। वे आपस में एक दूसरे से अभिक्रिया नहीं करते, चाहे नाइट्रोजन हो ऑक्सीजन हो, एक दूसरे से क्रिया नहीं करते हैं। तब अक्रिय गैसों के ऐसे मिश्रण में हम प्रेशर यानी P और वॉल्यूम यानी V और टेम्परेचर को हम T लेते हैं। और इस प्रकार से जो मोलों की संख्या है, नाइट्रोजन परमाणु है तो नाइट्रोजन की गैस है तो उसके अणु होंगे। तो एक मोल में हम जानते हैं 6.023 गुणा 10⁻23 अणु होंगे एक मोल में। तो इस प्रकार से n जो होगा वो गैस के मोलों की संख्या होगा। तो स्मॉल n जो लेंगे हम वो रहेगा जो पात्र में भरा रहेगा गैस, उसके मोलों की संख्या को n मान लेते हैं, स्मॉल n। ये जो n है वो अणुओं की संख्या को भी प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से जो हम ये पात्र देख रहे हैं, हमारे पास एक पात्र है जिसमें नाइट्रोजन गैस है, दूसरा पात्र है जिसमें ऑक्सीजन गैस है, और ये जो तीसरा पात्र है जिसमें दोनों प्रकार का गैस है। तो इस चित्र से हम क्या समझते हैं? तीनों पात्रों को समान टेम्परेचर पर रखा गया है, यानी कि इसे जो हम नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं, आग दे रहे हैं, ये तीनों ही समान टेम्परेचर है। अगर हम 85 डिग्री सेल्सियस पर यदि गर्म करते हैं इस पात्र को, तो ये पात्र भी और ये पात्र भी, तीनों ही जो पात्र हैं, डिब्बे हैं, तीनों ही पात्र 85 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर गर्म होंगे। इसलिए बोला जा रहा है समान टेम्परेचर पर रखा गया है। और इनके जो आयतन है वो भी समान है, यानी कि ये जो डिब्बा दिख रहा है, ये जो डिब्बा है, अगर इसका आयतन 5 घन सेंटीमीटर है, तो ऑक्सीजन का जो पात्र है इसका भी 5 घन सेंटीमीटर होगा। और जो दोनों प्रकार का गैस है, इस पात्र का भी आयतन 5 घन सेंटीमीटर होगा, यानी कि तीनों ही पात्रों का आयतन समान होगा। यानी कि एक समान पात्र लेंगे और इस पर जो टेम्परेचर यानी आग दिया जा रहा है वो भी जो है एक समान होगा। तो डाल्टन के नियम को समझने के लिए हमें ये 3 पात्र की आवश्यकता होगी। तो नियम अभी बाद में पता चलेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये 3 पात्र ले लेते हैं। एक्चुअल में डाल्टन के नियम जो है गैसों का ही नियम है। तो गैस के नियम को समझने के लिए डाल्टन ने एक और प्रयोग किया है, जिसमें बताया गया है कि एक
प्रकार का गैस दूसरे प्रकार के गैस से जब नहीं मिलता है यानी क्रियाशील नहीं होता है, तो अलग अलग इनके द्वारा जो प्रेशर लगेगा, यानी नाइट्रोजन पहले पात्र में जितना प्रेशर लगाएगा और ऑक्सीजन अपने पात्र में जितना प्रेशर लगाएगा, उन दोनों के प्रेशर का टोटल योग तीसरे पात्र में लगेगा। यानी नाइट्रोजन का जो सैंपल है वो P1 टेम्परेचर पर पहले पात्र में लगेगा। जैसा कि इसके लिए हम एक मैनोमीटर रख चुके हैं यहाँ पर। ये जो दिख रहा है ये मैनोमीटर है। मैनोमीटर का मतलब होता है कि इसमें एक लिक्विड भरा है जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये लिक्विड है और ये लिक्विड इस हिस्से में ही भरा जाता है। जब गैस, नाइट्रोजन का गैस इस पाइप के जरिए इधर से ऐसे जाता है तो ये जो लिक्विड है वो ऊपर की ओर खिसकने लगता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस अपना प्रेशर मारता है, तब जाकर के ये पाइप लिक्विड को ऊपर भेजने का काम करता है। और यहाँ पर अंकित रहता है नंबर, उस नंबर को हम नोट कर लेते हैं, तब पता चलता है कि नाइट्रोजन का प्रेशर जो है 2 वायुमंडलीय दाब है, ये हमें पता लगता है। तो नाइट्रोजन जो है अपना प्रेशर जो है लगाता है, क्योंकि पात्र में नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है और नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है, तो ये जो छिद्र है इधर से नाइट्रोजन गैस निकल के ऊपर की ओर पाइप से जाएगा, गैस निकलेगा। तो निकलेगा, उसके लिए बीच में हमने क्या कर दिया है, एक लिक्विड भर दिया है। तो क्या होगा, वो गैस जो है इस पर प्रेशर मारता है, कुछ इस प्रकार से प्रेशर ऊपर की ओर बनाएगा। तो ऊपर की ओर प्रेशर बनाता है, इसलिए उसका जो प्रेशर है उसको हम लोग इस स्केल में नाप लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन गैस को ले लेते हैं। इस पात्र में ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है और जब ऑक्सीजन को भी इस मैनोमीटर से जोड़ दिया जाता है तो ऑक्सीजन का गैस इधर से निकलते हुए ऊपर की ओर जाने का प्रयास करता है। तो बीच में जो लिक्विड है इसको क्या है, अपने प्रेशर के वजह से ऊपर की ओर भेजने का प्रयास करता है। तो ये ऊपर जाता है और जितना ऊपर जाता है हम इसको इस स्केल में नोट कर लेते हैं और नोट करने के बाद उसको मानते हैं P2। मान के चलते हैं इनका जो प्रेशर है वो P2 है और जो नाइट्रोजन गैस अपना प्रेशर लगाया है उस लिक्विड पर वो P1 प्रेशर है। तो अब पता हमें ये चल गया कि नाइट्रोजन गैस अपने पात्र में P1 प्रेशर लगा रहा है। हमें तो पता नहीं है, हो सकता है वो 1 वायुमंडलीय दाब हो, 2 वायुमंडलीय दाब हो, 3 वायुमंडलीय दाब हो, नहीं पता है। मान के चलते हैं कि वो P1 प्रेशर जो है इस पात्र में नाइट्रोजन गैस लगाता है। पात्र को जो है अगर ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो पात्र फट जाएगा, इसलिए नाइट्रोजन का गैस जो है अपने पात्र में P1 प्रेशर डालता है और ऑक्सीजन का गैस अपने इस पात्र में P2 प्रेशर लगाता है। तो अब डाल्टन का नियम ये कह रहा है कि जब नाइट्रोजन का गैस P1 प्रेशर डाला और ऑक्सीजन का गैस P2 प्रेशर डाला, तो यदि इन दोनों गैसों को जोड़ दिया जाए, यानी दोनों ही गैसों को एक समान मिश्रण करके एक अलग प्रकार के पात्र में रखा जाता है, आयतन समान है, तीसरे पात्र में रखा जाता है, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस दोनों को मिला करके। हमें पता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक दूसरे से क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए तीसरे पात्र में रखा गया है। तो डाल्टन का नियम ये कह रहा है कि जो पहले पात्र यानी इस पात्र में जो P1 प्रेशर लगा था और इस पात्र में जो P2 प्रेशर लगा था, इन दोनों को प्रेशर का जितना भी योग होगा वो तीसरे पात्र में लगेगा। तो देखो P1 प्रेशर यहां तक आया, P2 प्रेशर थोड़ा ऊपर गया, तो दोनों का जो प्रेशर है वो तीसरे पात्र में थोड़ा और ज्यादा ऊपर चला गया, यानी दोनों ही गैस मिल करके इस लिक्विड पर प्रेशर बनाए हुए हैं। तो प्रेशर को हमने नोट कर लिया है। तो इस प्रकार से डाल्टन का नियम कुल मिला के ये बोल रहा है कि एक पात्र में जितना प्रेशर लगता है, दूसरे पात्र में जितना प्रेशर लगता है, दोनों के प्रेशर का योग जो होता है वो तीसरे पात्र में लगेगा। मतलब दोनों ही गैस एक साथ ताकत लगा करके इस मैनोमीटर को
मैनोमीटर पर अपना मान नोट करते हैं। तो ये है डाल्टन का नियम, यानी कि कुल मिलाकर के हम ये माने कि एक गैस एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। एक व्यक्ति जो है 2 किलो भोजन एक दिन में करता है और जो दूसरा व्यक्ति है वह भी 2 किलो भोजन करता है। तो हम जान गए कि ये दोनों ही व्यक्ति कुल मिलाकर के एक दिन में कितना भोजन करता है, 4 किलो का भोजन करते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति 2 किलो, दूसरा व्यक्ति 2 किलो का भोजन किया, तो टोटल ये लोग कितना भोजन किए, 4 किलो का। तो यही यहाँ पर हुआ है, ये P1 प्रेशर डाला, ये P2 प्रेशर डाला, तो कुल मिलाकर के दोनों का योग हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। तो कुल मिला के अब इसका जो नियम है, इस गैस के जो मिश्रण है, इसके गुण के बारे में जॉन डाल्टन ने 1807 में बताया था। इसे डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहते हैं। आंशिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ मात्रा में लगाता है, दोनों मिल करके लगाते हैं, इसलिए पार्शियल बोला जाता है। तो कुल मिलाकर के इसका जो नियम हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, यदि 2 या 2 से अधिक गैसों के मिश्रण को जो आपस में रासायनिक क्रिया नहीं करते किसी निश्चित ताप पर एक ही पात्र में बंद कर दिया जाए, तो उनका संयुक्त दाब उन आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है जो प्रत्येक गैस को उसी निश्चित ताप पर उसी पात्र में रखने से उत्पन्न होते हैं। मतलब यही है जो मैं बताया हूं कि 2 या 2 से अधिक गैसों के मिश्रण, यानी कि एक गैस का मिश्रण जो है ये है, 2 गैसों का मिश्रण है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है, और आपस में क्रिया नहीं करते, आपस में रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं बोल रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में नहीं मिलते हैं और निश्चित टेम्परेचर, जैसे कि मैं बता चुका हूं, निश्चित टेम्परेचर पर ये एक ही पात्र में यदि बंद कर दिया गया है ये वाले में, तो इनका संयुक्त दाब यानी एक साथ मिल करके ये जितना दाब लगाएगा वो दाब जो होता है अलग अलग पात्र में रखने पर जो दाब लगेगा उसका योग होगा, ये बोला जा रहा है। तो ये हो गया नियम। अब हम देखेंगे डाल्टन के जो आंशिक दाब का नियम है उसका गणितीय स्वरूप कैसा होता है, यानी व्यंजक कैसा होता है। इसके लिए हम मानेंगे पहले एक पात्र होगा, इस पात्र में ये नाइट्रोजन गैस का अणु है और ये ऑक्सीजन गैस का अणु है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन गैस का अणु, ऑक्सीजन गैस के अणु इसमें बहुत सारे विद्यमान हैं। तो जब नाइट्रोजन गैस के अणु हैं और ऑक्सीजन गैस के अणु हैं, इन दोनों को एक ही पात्र में रखा गया है और इनका आयतन जो है निश्चित है, जिसको हमने V माना है, ये इसका आयतन है, यानी दोनों ही गैस मिल करके कितना जगह घेरते हैं ये इसका आयतन है। इसके साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे, इनका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम भी स्थिर मान लेते हैं। जो टेम्परेचर आग देते हैं, नीचे से गर्म करते हैं, वो टेम्परेचर स्थिर है, यानी टेम्परेचर नहीं बदलेगा, एक ही जगह रहेगा। तो टेम्परेचर तो देना ही पड़ेगा। अब इसके साथ ही साथ हम जान रहे हैं कि जो नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर लग रहा है इस पात्र में, ठीक है, इस पात्र में जो ऑक्सीजन का अंदर की ओर से प्रेशर लगेगा बाहर जाने के लिए, उस प्रेशर को हम मान लेते हैं P1। पहला गैस है इसलिए P1 प्रेशर 1। उसी प्रकार से ये जो ऑक्सीजन गैस के अणु हैं, मान के चलते हैं इसकी संख्या इस पात्र में है N1, तो संख्या भी मान लिए हैं N1। इसी प्रकार से नाइट्रोजन गैस ले लेते हैं, तो नाइट्रोजन गैस का जो प्रेशर रहेगा वो P2, यानी दूसरा प्रेशर लग रहा है, दूसरे गैस का प्रेशर लग रहा है, इसलिए इसको P2 ले लिए हैं। इसी प्रकार से ये भी मान के चलते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस के अणु हैं इस पात्र में, उसकी संख्या जो है वो N2 है। साथ ही साथ ये तो हमने मान लिया प्रेशर और जो अणु हैं वो। अब गैस जो है नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन दो ही गैस हैं। इसके साथ ही साथ हमने टेम्परेचर भी मान लिया है T है,
टेम्परेचर को T मान लिया है, ये T टेम्परेचर है, आयतन जो है ये V आयतन है, और प्रेशर मान लिए हैं। दोनों ही गैसों के लिए प्रेशर P1 और P2 है, और इनके जो अणुओं की संख्या है वो N1 और N2 है। साथ ही साथ अब लेते हैं हम ऑक्सीजन गैस के लिए जो आदर्श गैस का समीकरण है। हम जानते हैं आदर्श गैस का समीकरण जो होता है PV = nRT होता है। तो गैस जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस के लिए जो आदर्श गैस का समीकरण है वो कुछ इस प्रकार से होगा P1V = N1RT। इसको हम समीकरण 1 मान के चलेंगे, और ये जो है आदर्श गैस का समीकरण है, ये मैं पढ़ा चुका हूं और इसे याद रखना है, ये आदर्श गैस का समीकरण है। आगे है जो नाइट्रोजन गैस है, उसके लिए भी आदर्श गैस का समीकरण होगा। नाइट्रोजन गैस के लिए P2V = N2RT, ये जो होगा दूसरे गैस के लिए है, इसलिए दूसरा P1 लगा दिए हैं, P1 के जगह P2 लगा दिए हैं और N1 के जगह N2 लगा दिए हैं। इसको समीकरण 2 दे देंगे। अब करेंगे क्या, दोनों ही गैस को मिला देंगे, यानी एक पात्र में दोनों अलग अलग गैस हैं उसको मिला दिए हैं, इसलिए इसका समीकरण भी आपस में मिल जाएगा। तो मिश्रण करने पर, यदि गैस को मिश्रण करने पर, तो इनका जो P1 + P2 हो जाएगा, और जो वॉल्यूम है वो तो एक ही है। पात्र का जो वॉल्यूम है, तीनों ही पात्र का जो वॉल्यूम है यानी आयतन है वो एक समान है, और टेम्परेचर भी जो है वो एक समान है। टेम्परेचर एक समान है, वॉल्यूम भी एक समान है, बस बदल रहा है तो P1 और P2, और जो अणुओं की संख्या है वो भी दो अलग अलग हैं। तो जब मिश्रण करेंगे तो हमारे पास आ जाता है P1 + P2 × V = N1 + N2 × RT, ये हमारा प्राप्त होता है। इसको हम लेके चलते हैं कि अब डाल्टन का जो आंशिक दाब का नियम है, क्या करेंगे, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम हम जानते हैं क्या होता है। तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से जो दोनों प्रेशर है, यानी पहला प्रेशर और जो दूसरा प्रेशर है, यानी प्रेशर 1 और प्रेशर 2, दोनों ही प्रेशरों का जो योग होता है वो कुल प्रेशर होता है, यानी टोटल प्रेशर होगा P1 + P2 = P। ये कुल दाब कब लगेगा, जब नाइट्रोजन का प्रेशर और ऑक्सीजन के प्रेशर को जोड़ेंगे तो कुल दाब होगा। तो अब हमारा जो ये मान प्राप्त हुआ है वो क्या मान है, इसको हम रखेंगे ये वाले समीकरण में, यानी कि ऊपर के समीकरण में रखेंगे। तब क्या मान प्राप्त होगा हमारे पास, P1 + P2 के जगह में हमने रख दिया है P, तो बाकी सेम टू सेम है, = N1 + N2 × RT, ये हमारा मान प्राप्त हुआ है। अब इसको हम समीकरण 3 दे दिए हैं। अब आगे क्या करना है, समीकरण 3 के बाद ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 को भाग देंगे समीकरण 3 से, तब हमारे पास क्या आएगा, P1V = N1RT, ये समीकरण 1 है। अब इसको भाग किससे देंगे, 3 से, वो क्या है, PV = N1 + N2RT, ये हमारे पास है। अब देखो ध्यान से, यहां पर ऊपर से जो V है, लेफ्ट का लेफ्ट कटेगा और राइट का राइट ऊपर नीचे देखना है। तो लेफ्ट का लेफ्ट देखना है, यानी कि V ऊपर से, V नीचे से कट जाएगा, और ऊपर का RT राइट साइड का और नीचे का RT राइट साइड का कट जाएगा। कटने के बाद जो हमारा एक्चुअल मान प्राप्त होगा, अब वो हमारे पास आ जाएगा P1, ऊपर बचा था V तो कट गया, नीचे P बचेगा, = ऊपर N1 बचेगा राइट साइड में और नीचे बचेगा N1 + N2। तो ये अपॉन लगा देते हैं, ये हमारा मान प्राप्त होगा। तो भाग देने पर ये हमारा मान प्राप्त हुआ है। अब इसके साथ साथ अब जब हम इसको आगे करेंगे, यानी कि P1 मान निकालेंगे, तो P1 = P तो राइट साइड चला गया, तो बचा क्या, N1 / N1 + N2 × P। ये हमारा मान जो प्राप्त हुआ है वो P1 प्रेशर के लिए कुल मोलों की संख्या इतना लगेगा, ये एक्चुअल मान है। इसी प्रकार से P2 का मान हमें मिल जाएगा N2 / N1 + N2, ये हमें मिलेगा। और जो यहाँ पर प्रेशर है, यानी जो प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर P रहेगा ही,
थोड़ा मिस्टेक हो गया है, वो P रहेगा ही। 1 मिनट उसको सुधार लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया P2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 इंटू P। ये हमारा P1 प्रेशर के लिए और P2 प्रेशर के लिए मान प्राप्त हो गया है। अब हम देखेंगे डाल्टन के नियम को हम कहाँ उपयोग करेंगे, एक्चुअल में कहाँ उपयोग करते हैं। तो इसका जो उपयोग होता है, जो शुष्क गैस है, गैस जो शुष्क होता है यानी थोड़ा नमीपन उसमें रहता है, तो वो शुष्क गैस के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे गीला गैस है, शुष्क गैस है और जल वाष्प है। जल वाष्प का मतलब होता है जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो जो वाष्प निकलता है उसको हम बोलते हैं जल वाष्प। और जो शुष्क गैस होता है, शुष्क गैस का मतलब जिसमें नमी ना हो, जिसमें पानी की मात्रा ना हो, जिस गैस में पानी की मात्रा ना हो उसको हम शुष्क गैस बोलेंगे। गीली गैस का मतलब उसमें हल्का नमी तो रहेगा ही, टोटल पानी नहीं रहेगा, तो इसलिए उसको गीली गैस बोलते हैं। तो डाल्टन के नियम के द्वारा हम जो है यहाँ बताया जा रहा है कि जो अनेक गैसें हैं पानी के ऊपर एकत्र की जाती है। ये तो पता है कि जो पानी है उसके ऊपर में हम जो बहुत सारे गैस हैं उसको एकत्र करते हैं। जैसे ऑक्सीजन बनाने का जो हम विधि पढ़े थे, तो ये पात्र है, इस पात्र में यदि ये परख नली के जैसे हम लगा लेते हैं, ये परख नली है, तो जो गैस होता है ना, इधर से जो गैस होता है ये पानी के जरिए यहाँ पूरा पानी इस लेवल तक यदि भरा रहता है तो जो गैस के बुलबुले हैं इसमें से होते हुए यहाँ पर आकर के इकट्ठा होने लगता है, तो ये गैस होता है। तो ये गैस को हमने क्या किया है, पानी के ऊपर में, ये जो पानी का लेयर है इस पानी के ऊपर में हमने एकत्र किया है। तो कुल मिला के यही बोला जा रहा है कि पानी के ऊपर एकत्र किया जाता है बहुत से गैसों को, और जब उनका दाब ज्ञात किया जाता है तो गैस के साथ मिश्रित पानी की वाष्प का दाब भी उसमें मिल जाता है। यानी कि जो अभी हम पात्र देखे हैं, इस पात्र के जो पानी है, जो पानी इसमें भरा हुआ था इस पात्र का, ये जो पानी था वो यहाँ पर उड़ करके यहाँ पर भी आकर के इकट्ठा हो जाता है। यानी कि जब हम गैस जो भरा हुआ है इसका हम प्रेशर निकालना है तो उसके साथ ही साथ तो जल वाष्प भी जो रहता है उसका भी प्रेशर हमको ज्ञात हो जाता है, दो प्रेशर ज्ञात हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो दाब गीली गैस का होता है वो भी ज्ञात हो जाता है, और वह शुष्क गैस के वास्तविक दाब से अधिक होता है। जो गीला गैस होता है ना, वो गीला गैस जो होता है वो शुष्क गैस के दाब से अधिक होता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि ये जो दाब है, यहाँ दीब लिखा गया है, इसको थोड़ा ध्यान देना, ये दाब है। तो अब हम आगे देखेंगे कि आखिर हम ये जो उसी ताप बोल रहे हैं, उसी ताप पर जल वाष्प का दाब, मतलब जिस टेम्परेचर पर हम गैस इकट्ठा कर रहे हैं इस पात्र में ऊपर की ओर, उसी टेम्परेचर पर जो जल वाष्प है निकल रहा है उसका जो दाब है उसको हम लोगों को बताना है। तब अब क्या करेंगे, हमें ज्ञात करना है शुष्क गैस का दाब, यानी ये शुष्क गैस है इसका दाब ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें ये जो मान है, इसका जो मान है उसे इस साइड में हमें ट्रांसफर करना होगा, यानी उसी ताप पर जल वाष्प का दाब अब लेफ्ट साइड चला जाएगा इधर। तो अब उसको लेके चले जाते हैं तो हमारा मान कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो शुष्क गैस का दाब इक्वल टू गीली गैस का दाब माइनस उसी ताप पर जल वाष्प का दाब, ये एक्चुअल मान हमारा प्राप्त होता है। तो डाल्टन के नियम की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी शुष्क गैस का दाब ज्ञात कर सकते हैं, प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं।